आज की मेजर न्यूज में डिस्कस करेंगे कि क्या नेटो ने फाइनली सरेंडर कर दिया है यूएसए के आगे, एंड ऑस्कर नॉमिनेशंस उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड रशिया क्या पार्ट बनेगा ऑफ बोर्ड ऑफ पीस या नहीं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स फॉर 23 जनवरी 2026 फ्रॉम द हिंदू। आज हम पढ़ेंगे एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि रेलेवेंट होगा फॉर योर एग्जाम, राइट। तो पहला आपका जो न्यूज़ है वो अब ऑस्कर्स की नॉमिनेशन को लेकर है। अब पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑस्कर्स का दूसरा नाम क्या है, दैट इज अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। तो इस साल जो है वो 98th अकेडमी अवार्ड्स होंगे। पिछले साल आप ऑस्कर्स देखोगे वो सितंबर के आसपास यहाँ पे अनाउंस किए गए थे, बट इस बार आप जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नॉमिनेशन आ चुकी है, तो मार्च में अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। कहाँ पर? लॉस एंजलिस के अंदर। तो अब जो सिनर्स मूवी है उसने एक ऑस्कर की हिस्ट्री बना दी है, क्योंकि 16 नॉमिनेशन उसने यहाँ पर लिए हैं। अब 16 में से कितने वो जीतेगा वो तो टाइम ही हमें बताएगा। अब बेस्ट जो आप कह सकते हो एक्टर नॉमिनेशन जो है वो भी दी गई है इसी के अंदर, एंड इवन की जो सिनर्स है ऑल टाइम हाई 16 नॉमिनेशंस। वन बैटल आफ्टर अनदर जो है उसके अंदर 13 नॉमिनेशंस इस मूवी को यहाँ पर दिए गए हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है बेस्ट एक्टर फॉर पॉल थॉमस एंडरसन, एंड इंक्लूडिंग द बेस्ट एक्टर फॉर लियोनार्डो डिकैप्रियो। यहाँ पर ये दोनों आप कह सकते हो कि क्या कर रहे हैं, कंपीट करेंगे। देन गिलेर्मो डेल टोरो मॉन्स्टर एपिक जो है फ्रैंकेनस्टीन की, तिमोथी कैलुमेट पिंग पोंग ड्रामा, देन मार्टी सुप्रीम, ये सारी की सारी नॉमिनेशंस है। नॉर्वेजियन आर्ट हाउस फेवरेट जो कि सेंटिमेंटल वैल्यू है, इनको भी 9 नॉमिनेशंस यहां पर मिली हैं। देन क्लोई ज़ाउस की हैमनेट की बात करते हैं। हैमनेट जो है शेक्सपियर की जो लाइफ के ऊपर बनाया गया है कि जब शेक्सपियर के आप कह सकते हो सन की यहाँ पे व्हेन ही पास्ड अवे है ना, तो उनकी और उनकी वाइफ की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पे आपको, तो यही बात है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है पर्शियन पाम देओ विनर, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पर टॉप कैटेगरी उन्होंने मिस आउट कर दी है, बट वो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए यहाँ पर कंपीट जरूर करेंगे। एंड स्पेन की नोमैडिक हिपी ओडिसी सीरत नाम है उसका, ठीक है। अब हार्ट रेंचिंग पैलेस्टीनियन मतलब डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ ही है, द वॉइस ऑफ हिंद रजाब, ठीक है। इनको भी अब बेस्ट फिल्म की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। बाकी टोटल 10 फिल्म्स जो हैं वो बेस्ट पिक्चर्स के लिए, बेस्ट मूवीज के लिए नॉमिनेट की गई हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर भी नजर मार लेना। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म किस मूवी को दिया गया था? ब्यूटीफुल मैन, इन द शैडोज ऑफ द साइप्रस, मैजिक कैंडीज या यक? So the correct answer is option number B, in the shadows of Cyprus। तो अब ये एनिमेटेड मूवीज है ना, काफी ज्यादा अब न्यूज में भी रहती है ना। शॉर्ट फिल्म हो गई, बड़ी फिल्म्स हो गई, जिसने अब सोसाइटी एज अ होल पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला होता है ना। तो इस वजह से जो विनर मूवी है इन द शैडोज ऑफ द साइप्रस है, तो नॉमिनी जो बाकी फिल्म्स थी उसका नाम आपको यहाँ पर अदर ऑप्शंस में दिया गया था। तो बाकी जो अब कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा आइडिया उनके बारे में भी ले लेना। देन नॉट ईजी टू हैंडल वेनेजुएला ऑयल विल असेस इन ड्यू कोर्स। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, विशाखापट्टनम के अंदर एक प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने की बात कर रहा है। एक्सपैंड करना क्यों? क्योंकि वेनेजुएला से अब ऑयल हम वापस से इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करते थे, पहले भी करते थे। 2015 के आसपास तक हम वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करते थे, बट उसके बाद जब से सैंक्शंस लगी हैं यूएसए की वेनेजुएला के ऊपर, तब से हमने क्या किया, वेनेजुएला के ऊपर डिपेंडेंस हमने क्रूड ऑयल की बिल्कुल कम कर दी थी। नेक्स्ट टू जीरो हो चुका था अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो। अब क्या है, वेनेजुएला अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस है, तो वहां से जो क्रूड ऑयल है वो यूएस को जाएगा, सेल एंड परचेज डायरेक्टली होगा। तो वेनेजुएला से अब हम थ्रू यूएस यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब रशिया से भी हमें डिपेंडेंस ऑफ क्रूड ऑयल कम करनी है। बट यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट करती है कि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो हाई विस्कोसिटी है एंड उसका हाई ही एसिड नंबर है, बट इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड, ठीक है। कि विस्कोसिटी उसकी ज्यादा है, एसिड लेवल उसके अंदर ज्यादा है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंसिडर की जाती है। बट इंडिया की तरफ से ऑप्टिमिज्म यहाँ पर नजर आती है। क्यों? क्योंकि एचपीसीएल जो कि इसके अंडर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बैग कर सकता है, उन्होंने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली इस साल 57.7% मार्जिन जो है दैट इज 4011 करोड़ रुपीस कमाए हैं, ठीक है। तो वही प्रॉफिट अब वो एक्सपेंशन पे क्यों ना लगाएं, है ना। तो एक्सपैंड अगर वो कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। तो एक्सपेंशन के बेसिस पे R&D एंड जो अलग अब कह सकते हो कि प्रोजेक्ट के अंदर अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, प्लांट के अंदर जो चीजें चेंजेस करने की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है, वो की जाएगी। एंड हम चाहते हैं कि हम क्या करें, वेनेजुएला से ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू करें, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी। तो अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हाई विस्कोसिटी जो है थिक ऑयल की बात बताता है आपको। हाईली विस्कस ऑयल जो है, हाई विस्कोसिटी ऑयल का मतलब यही है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप पेट्रोल को भी देखते हो है ना, तो वो इजिली फ्लो हो जाता है। एंड इवन वाटर की भी बात करते हैं, उसका फ्लोइंग लेवल काफी ज्यादा है, मतलब वो लो विस्कोसिटी है, ठीक है। लो विस्कस नेचर है उसकी, मतलब वो फ्लूइड जो है इजीली आप कह सकते हो फ्लो हो जाता है। बट हाईली विस्कस ऑयल अब जो होता है वो अब बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ हैवी एलिमेंट्स ज्यादा होती है एंड सल्फर की प्रेजेंस ज्यादा होती है। ऊपर से एसिड आप कह सकते हो उसके अंदर ज्यादा है, एसिड नंबर उसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो कोरोजन होने के चांसेस उसके अंदर ज्यादा होते हैं, प्लस वो हाईली वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास क्रूड ऑयल वॉलेटाइल होता है, बट उसको मैनेज करना जो हाई विस्कोसिटी ऑयल होता है वो और ज्यादा केयरफुली हमें हैंडल करना पड़ता है। बट इंडिया स्टिल वांट्स कि हम वेनेजुएला से अब जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करना शुरू करें। देन आपका क्वेश्चन है, असर्शन कह रही है कि स्वीट क्रूड हैज लो सल्फर, देन अब लाइट क्रूड ऑयल हैज लो डेंसिटी लो विस्कोसिटी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब स्वीट क्रूड हो गया या लाइट क्रूड हो गया, दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। दोनों का मतलब यही होता है कि विस्कोसिटी इनकी कम है, इजीली फ्लो हो सकते हैं, एसिड नंबर जो है वो भी कम होता है, सल्फर का कंटेंट भी कम होता है। सल्फर का कंटेंट कम होता है तभी इसमें से स्मेल नहीं आती, इसका तभी नाम स्वीट क्रूड रखा गया है, ठीक है। दूसरी तरफ होता है सार क्रूड ऑयल। सार क्रूड ऑयल का मतलब यही है कि इसमें सल्फर का कंटेंट ज्यादा होता है, सल्फर का कंटेंट ज्यादा होता है मतलब ये रॉटन एग की तरह स्मेल करता है, एसिड नंबर भी इसका ज्यादा होता है, उसके अलावा इसकी विस्कोसिटी भी हाई होती है। तो इसका मतलब ये अब वेनेजुएला का ऑयल जो है वो सार क्रूड ऑयल है। एंड बाकी जनरली आप जनरल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो स्वीट क्रूड ऑयल जो है वो इजी टू रिफाइन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सार क्रूड ऑयल की जो अब रिफाइनिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि एक्सपेंसिव हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है, ठीक है। तो अभी आपको यहां पर रीजन एक और समझाती हूं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि वेनेजुएला जो है वो ओपेक प्लस का मेंबर भी है ना। ओपेक प्लस का मेंबर होने के बावजूद भी वेनेजुएला के पास जो ऑयल के रिसोर्सेज है वो उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो एंड अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे कि 1 से 3% के बीच में ओपेक प्लस को यहाँ पर के एसोसिएशन के होने के बाद भी 1 से 3% के आसपास वो जो अब क्रूड ऑयल है वो ओपेक प्लस के अंदर वो डोमिनेट कर पाता है। उनके अंदर यहाँ पर आप टोटल अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं तो वो चीज यहाँ पर पॉसिबल हो पा रही है। तो 1 से 3% ही क्यों, यही प्रॉब्लम है, यही मेजर चैलेंज है कि सार क्रूड ऑयल है ये। एंड सबसे बड़ी बात कि हाईली विस्कस है, एसिडिक नंबर इसका बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। सो यही रीजन है कि वेनेजुएला का ऑयल मेजरली किसके पास, चाइना के पास एक्सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये चाइना जो है R&D एंड इनोवेशन के लिए सबसे आगे है। एंड मेजरली अगर आप देखोगे तो वहां पर आपके पास रिसोर्सेज मिलेंगे जिस वजह से वेनेजुएला का जो ऑयल है चीपर रेट्स पे उनको मिल सकता है, ठीक है, अवेलेबिलिटी उनको कराई जा सकती थी। तो यही एक मेजर रीजन था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन आपका क्या है कि DRDO मिसाइल टू फीचर एट रिपब्लिक डे परेड। तो DRDO डिफेंस रिसर्च आप कह सकते हो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया का एक हाईलाइट इस बार क्या होगा कि इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटी इंडिया की कैसे होगी। अब आप देखोगे कि हमारे पास एक गणतंत्र दिवस होता है, एक स्वतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र दिवस हमारा आता है रिपब्लिक डे एंड स्वतंत्र दिवस इंडिपेंडेंस डे, है ना। इंडिपेंडेंस डे पे इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग, है ना, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग कि हमें फ्रीडम मिली, आजादी मिली, अकॉर्डिंगली स्पीच भी दी जाती है। बट जब हम गणतंत्र दिवस दैट इज रिपब्लिक डे, जिस दिन इंडिया रिपब्लिक फाइनली हो गया था, है ना, अब यहाँ पर मेजरली आइडिया क्या है कि अब हम फाइनली अपने सॉवरेन पावर के अंदर कंप्लीटली चले गए हैं। ये इसका सिंबॉलिक नेचर है ना, कि उसके बाद जब से हम एक गणतंत्र बने हमने क्या डेवलपमेंट की है, तो तभी क्या किया जाता है, हम अपने अस्त्र शस्त्र सेना बल ये सारी चीजों को दिखाते हैं, है ना। तो यही चीज के लिए कि इंडिया कितना ग्रो कर चुका है, प्लस हमारे पास फॉरेन डिग्नेटरीज वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इस बार तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स है वो यहाँ पर प्राइम हमारे चीफ गेस्ट होने वाले, है ना। तो हम ये दिखा रहे हैं कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज कितनी बेटर हो चुकी है, जो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी इंडिया के लिए खोल सकती है ना, बिजनेसेस भी खोल सकती है। प्लस हम ये भी चीज से इंप्रेस कर सकते हैं कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे। तो इसी वजह से आप देखोगे कि इस बार 77th रिपब्लिक डे परेड के ऊपर भारत पर्व 2026 जिसको बोला जा रहा है, इंडिया क्या अब दिखाएगी, अब डिस्प्ले करने वाली है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल एंड अ डेडिकेटेड DRDO टैप्लो दिया जाएगा। एंड स्पेसिफिकली डिस्प्ले पे लगाई जाएगी LRASHM, ठीक है, जो कि एक मिसाइल है, लॉन्चर के साथ यहां पर प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। एंड रिपब्लिक डे के आप कह सकते हो कि शान की तरह ये एक तरह से दिखेगी। तो LRASHM है जो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, केपेबल ऑफ एंगेजिंग बोथ स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स विद हाई प्रिसिशन, ठीक है। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ना आंसर स्टेटमेंट का मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सो कंसीडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ LRASHM। पहली स्टेटमेंट है इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। सेकंड स्टेटमेंट है कि इट इज कॉन्फिगर्ड विद 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट मोटर सिस्टम। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो अभी मैंने आपको न्यूज में बताया यहाँ पर रिसेंट पढ़ के हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, तो यहाँ पर सुपरसोनिक तो नहीं हो सकती किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, है ना। अब यहाँ पर 2 स्टेज सॉलिड यहाँ पर प्रोपल्शन रॉकेट मोटर सिस्टम है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, ठीक है, ये इसको फॉलो करती है, हाइपरसोनिक स्पीड्स पे चलती है, मैक 10 इसकी मैक्सिमम स्पीड है, एवरेज मैक 5.0, ठीक है, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड ये उसको मेंटेन करके चलती है, मल्टीपल स्किप्स के थ्रू ये ऑपरेट कर सकती है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। अब मूविंग टारगेट्स को टर्मिनल फेज के अंदर भी ये चेज कर सकती है। एंड मिसाइल जो है लो ऑल्टीट्यूड पे हाई प्रोसीजन के साथ भी स्टक कर सकती है, मैन्यूवरेबिलिटी ज्यादा है, एनिमी ग्राउंड पे हो, शिप पे हो, रडार्स पे हो, दे कैन नॉट डिटेक्ट दिस मिसाइल ड्यू टू इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, ये PIB से ही आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगा के दिया है। सो इसको प्लीज अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। देन सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर इज द टॉप कॉज ऑफ दिल्ली विंटर्स पोल्यूशन। तो कल हमने न्यूज डिस्कस की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, दोनों का ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप अपने ना 2 महीने के अंदर अंदर
2 मंथ्स के अंदर अंदर मेरे को यहाँ पर रीजन दीजिए कि आपका एक्शन प्लान क्या होगा। प्लस यहाँ पर CAQM को भी बोला था कि आप अपनी तरफ से बताइए कि ये जो हमारे पास हर साल पोल्यूशन होता है, ये पोल्यूशन होता किस वजह से है, पोल्यूशन क्या AQI का लेवल दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा खराब क्यों हो जाता है, उसके पीछे का आप रीजन हमें दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछा था, प्लस अब CAQM से भी पूछा था। CAQM की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि जो सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर है वो टॉप कॉज है दिल्ली के विंटर पोल्यूशन का। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है इसके अंदर यही है, NCR रीजन है, एंड सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर जो है 27% पे था, फॉलोड बाय ट्रांसपोर्ट 23%, बायोमास बर्निंग एट 20%, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग डस्ट 15% पे, और इंडस्ट्री 9% पे है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है ये फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर दे दी है, एंड उन्होंने बोला कि अब हमारे पास प्राइमरी फोकस है कि हमें यूनिफॉर्म और यूनानिमस ओपिनियन पर लेकर आना पड़ेगा ताकि हम एयर पोल्यूशन से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसको सॉर्ट आउट कर सकें। एंड रिपोर्ट जो है किसी भी तरह के नए सोर्स को आइडेंटिफाई यहाँ पर नहीं कर रही है, एंड मेजर कॉज जो है वर्सनिंग कर रहा है इस रीजन की, वो इसी वजह से है क्योंकि जो सेकेंडरी हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू उन्होंने सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया है, वो उनकी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। इसी रिसोर्सेज के बेसिस पे उन्होंने फाइनलाइज किया है कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर इज द मेजर कॉज। तो जो स्टडीज हैं वो प्रिपेयर की जाएंगी बेस ईयर को 2026 रखने के बाद, एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा एक्शन प्लान है उसको डिसाइड किया जाएगा। एंड लेट 2024 के अंदर CAQM ने सस्पेंड भी किया था कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो पॉलिसी पर्पसेस के लिए, जो कि इनएबिलिटी को दर्शाता है कि जो फोरकास्ट कर पाए शार्प ड्रॉप्स इन एयर क्वालिटी। सो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गलती को यहाँ पर माना भी है, एंड उन्होंने यहाँ पर स्टडीज को देखा है, सोर्स को देखा है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक्टिविटीज जो कि ये केमिकल्स को रिलीज करती है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड डिजीजेस को कॉज करते हैं व्हेन इनहेल्ड और अब्सॉर्ब थ्रू द स्किन। तो अब सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो क्या होते हैं, प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ क्या हो रहा है, आपस में एयर की प्रेजेंस की वजह से आपस में क्या होता है, इनका रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस की वजह से अब हमारे पास, जैसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग की बात नहीं करते जहां पर हम लंदन स्मॉग की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक USA की, एक स्पेसिफिकली लंदन स्मॉग, इन दोनों की बात करते हैं, दोनों फोटोकेमिकल्स रिएक्शन है ना। तो यही जो रिएक्शंस हैं, अब उसी तरह का कुछ सिचुएशन जो है वो अब इंडिया में दिल्ली के अंदर होता है, एंड लंदन एंड US के अंदर आप ज्यादातर लॉस एंजलिस आई गेस जो जगह है लॉस एंजलिस के रिगार्डिंग ही उसके हमारे पास जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, दो तरह की जब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट के अंदर, है ना। तो ये दोनों तरह की स्मॉग जो है हम तब पढ़ते थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर आया था अर्ली फेज में। अब दिल्ली के अंदर सेम काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, तो किसी तरह से हमें फेज आउट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसे रोक पाएं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपको बताया गया है। पहले क्वेश्चन को देखो, उसके बाद मैं रेस्ट ऑफ द न्यूज आपको पढ़ के सुनाऊंगी बेटर क्लैरिटी के लिए। देन असर्शन आपको क्या कह रही है कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर इज ऑफ्टन हार्डर टू कंट्रोल। रीजनिंग क्या कह रही है, गैसेज लाइक SO2, NOx, NH3 आर द प्रीकर्सर गैसेज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। थोड़ा आइडिया वैसे आपको लग गया होगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट का मैं एक ग्लिम्स दिखाती हूँ सबसे पहले कि जो सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर इज अ कोर ड्राइवर ऑफ डेंजरस पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इन इंडिया। सो आपको ये सिंपल सी चीज यहाँ पर न्यूज ने यही चीज बताई है कि इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो फोकस करती है पार्टिकुलेट मैटर 10 के ऊपर, बट हमें 2.5 के ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब वो इतना छोटा है कि उसको डायरेक्टली इनहेल किया जा सकता है। बट सेकेंडरी यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर के लिए उन्होंने बोला कि हमारे पास वेरियस ऐसे केमिकल्स की प्रेजेंस हो जाती है एयर के अंदर, जिस वजह से जिसमें प्राइमरी जब हम बात करते हैं प्रीकर्सर गैसेज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जो कि हमारे पार्टिकुलेट मैटर के अंदर है, दैट इज प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो अब सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर के साथ इंटरैक्ट करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अब अमोनिया के प्रेजेंस के अंदर आप एक देखोगे कि कैटलिस्टिक रिएक्शन जो है वो एग्जिस्ट होता है। तो अमोनिया के साथ साथ आप देखो SO2 की जो एमिशंस हो रही हैं कोल कंबशन की वजह से, ब्रिक किल्न्स की वजह से, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर चली जाती हैं, एंड एरोसॉल के जो सर्फेसेस जब उनको मिलते हैं तो वो अब गैस फेज रिएक्शंस को कंडक्ट करती हैं, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। फर्दर आप देखोगे कि जो NOx एमिशंस हैं वो फोटोकेमिकल एंड नॉक्टर्नल ऑक्सीडेशन के अंदर चले जाते हैं। रात के टाइम पे जो आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ड्यू टू कूलर एनवायरनमेंट यहाँ पर मिल जाता है, एंड यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से वो नाइट्रिक एसिड बना देती हैं। अब H2SO4 और HNO3 दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं अब वो अमोनिया के साथ टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट एरोसॉल्स। तो नियरली 25 से 60% ऑफ द टोटल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कंपोज करता है ऑफ सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, जो कि ये स्टडी ने हमें बताया है, एंड वो स्टडी का मैंने स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लगाकर दे दिया है, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। बट यही सेम चीज जो आपको न्यूज़पेपर में बताई गई है, थोड़ा शॉर्टर वर्जन है, यही एक लॉन्गर वर्जन आपको ये रिपोर्ट के अंदर बताया गया है।
ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ना आप इन डिटेल पढ़ सकते हो, क्योंकि अब आप देखोगे कि यूपीएससी के मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपकमिंग जितने भी स्टेट के एग्जाम्स है ना, स्टेट पीसीएस के एंड एवरीथिंग, तो इनके रिगार्डिंग भी आपको थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए क्वेश्चन, है ना, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है हम पढ़ते भी हैं एनवायरमेंट के अंदर। देन पुतिन ऑफर्स टू पे 1 बिलियन फ्रॉम रशियाज फ्रोजन एसेट्स टू गाजा बोर्ड ऑफ पीस। तो अब हमें पता है कि $1 बिलियन जो है वो क्या है, एक तरह से रजिस्ट्रेशन फीस है फॉर परमानेंट मेंबरशिप, है ना, पीस गाजा के बोर्ड ऑफ पीस के लिए। तो अब रशिया यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाँ हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो यूएसए ने हम पे सैंक्शंस जब लगाई वो, एंड हमारे पास जब अब किसने जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, उनके पास पैसा बचा हुआ है। तो यूएस के पास जो पैसा बचा हुआ है उस पैसे में से जो $1 बिलियन है वो रशिया जो है ऑटोमेटिकली यूएस को बोल रहा है कि आप डिडक्ट कर लीजिए उसमें से, कि देन वी आर रेडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो अब यहाँ पर ये है कि 11% ऑफ द मॉस्को का जो अब अमाउंट है जो यूएस के पास है, दैट इज अमाउंटिंग टू $613 बिलियन of gold and forex reserve, and about $67 billion are held in dollar denominated assets। तो इनमें से ही आप इतना ले लीजिए, बाकी पैसा हमें वापस कीजिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई। तो अब आप कह सकते हो कि रशिया के जो सेंट्रल बैंक है उसने इस अमाउंट को असेस किया है, उसके बाद उन्होंने बोला कि इतना पैसा यूएसए के पास हमारा बचा हुआ है। तो अब जो होल्डिंग्स हैं 11% जो आपको ये चीज बता दी गई है। उसके बाद फ्रोजन एसेट्स में जो ग्रुप ऑफ 7 यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया में एस्टिमेट किया गया है कि फ्रोजन एसेट्स जो रशियन सॉवरन एसेट्स हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली $280 बिलियन। तो ये अमाउंट जो है वो उन्हें या तो अब यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया से तो वापस अभी इस तरीके से नहीं ले सकते हैं वो पैसा, बट आप ये देखो कि अब यूएस को बोल रहे हैं कि इतना पैसा 11% हमारा जो बचा हुआ है आपके पास पैसा जो आपने यहाँ पे फ्रोजन एसेट की तरह रखा हुआ है अपने पास, ये जो रशिया का फ्रोजन एसेट है वो आप वहां से पैसा निकाल लीजिए, तभी हम एग्री करेंगे उसके ऊपर। तो अब इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ट्रंप ने फर्स्ट प्रपोज किया था इनिशिएटिव सितंबर को, ये जो अब हम पीस प्लान की बात कर रहे हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि प्लान किया जा सके गाजा वॉर की एंड को, एंड उसके बाद मैंडेट उन्होंने निकाला कि हमें वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को वर्ल्ड वाइड टैकल करना है, एंड मेंबर्स जो है उनको फंड करना चाहिए बोर्ड को। तो $1 बिलियन जो है हर एक मेंबरशिप के लिए यहाँ पर पे किया जाए। अब पुतिन जो है वो कह रहे हैं कि मैं डोनेट कर सकता हूँ इस इनिशिएटिव को, क्योंकि रशिया जो है अब एक स्पेशल रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन शेयर करता है, एंड अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स जो कि अब क्रेमलिन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के द्वारा ये स्टेटमेंट आई है। तो उन्होंने बोला कि पैसा यूएसए के पास है, अब हमारा पैलेस्टीन के साथ स्पेशल रिलेशन है, उसके बावजूद हम आपको ये पैसा डोनेट करने के लिए तैयार हैं। तो डोनेट वर्ड उन्होंने यहाँ पर यूज किया है, मेंबरशिप वर्ड उन्होंने यूज यहाँ पर नहीं किया है। तो एम्फोसिस जो है इंपॉर्टेंस यहाँ पर किस चीज की है, बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस की है, ट्रेड इन ऑनगोइंग टॉक्स जो अभी चल रही हैं यूएसए के साथ। तो आने वाले टाइम में काफी चीजें जो यहाँ पर चेंज होंगी। देन इंडिया एब्सेंट एज ट्रम्प रोल्स आउट बोर्ड ऑफ पीस विद 19 नेशंस अटेंडिंग, ठीक है। तो अब एक सीज फायर जो है इन वॉर अगेंस्ट हमास यहाँ पर डिक्लेयर हुई थी, वही कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस न्यूज, अब वो रशिया के कॉन्टेक्स्ट में थी, यहाँ पर अब लॉन्च हो चुका है उसका, ठीक है। तो अब यूएस के जो एलाइज हैं दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, मेजॉरिटी ऑफ देम। इजराइल को तो अब धक्के से यहाँ पर इसका पार्ट बनना ही पड़ेगा। तो इंडिया जो है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं था सेरेमनी के अंदर, ना ही इंडिया ने अभी तक इसको अप्रूव किया है। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई जो है वो अब एक्सेप्ट कर चुके हैं इसको, ट्रंप के इन्विटेशन को। अब जो मिस्टर ट्रंप है उन्होंने बोला कि 59 कंट्रीज ने इसको साइन किया है, बट उसमें से सिर्फ 19 कंट्रीज ऐसी थी जो प्रेजेंट थी एट द टाइम कि जब हमने इसे रोल आउट किया, एंड यूएसए भी प्रेजेंट था एट द इवेंट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड डावोस के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। अब मिस्टर ट्रंप टोल्ड द ग्रुप रेंजिंग फ्रॉम अजरबैजान टू पैराग्वे टू हंगरी कि ऐसे ही लोग जो हैं these people or these countries are the most powerful people in the world, उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। अब इंडिया की स्केप्टिसिज्म है यहाँ पर और यूएसए की तरफ से भी ये स्केप्टिक सिचुएशन है कि यूएस के प्रेसिडेंट का अटेम्प्ट है कि हमें क्या करना है कि ऐसे प्रोजेक्ट को कि फ्यूचर ऑफ द गाजा स्ट्रिप यहाँ पर ले डाउन किया जाएगा, बट उन्होंने बोला कि ये ओवरशैडो हो जाएगा, देख लेना कि ये अब थ्रेट यहाँ पर है, क्योंकि ग्रीनलैंड को अब रिलेटेड जो इशू है वो भी तो आ गया है कि आपने 2 नेशन थ्योरी यहाँ पे प्रपोज तो कर दी, बट आपका खुद का ही यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, वॉर को रोको, बट आप खुद वॉर को यहाँ पर शुरू करने जा रहे हो, तो वो ओवरशैडो कर सकता है, क्योंकि जो आप कह सकते हो यूएसए का ग्रीनलैंड के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड ये एक ड्रामेटिक रिट्रीट होगा फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पुश। तो मिस्टर ट्रंप जो है वो इनिशियली यहाँ पर एनविजन कर रहे थे एक छोटा ग्रुप ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, जिससे क्या होगा, सीज फायर को हम इजिली कह सकते हो कि ले डाउन कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो गाजा स्ट्रिप है उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट अभी बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्लान की तरह ये साउंड कर रहा है। तो जो कंट्रीज जिन्होंने इसका पार्ट लिया या इसका हिस्सा बने हैं, अर्जेंटीना, अल्बेनिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस ने भी हाँ कर दिया, कल तक अब बेलारूस नहीं था, बेलारूस भी था, अब बल्गेरिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, मंगोलिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दैट इज यूएई, देन उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। तो अब मिस्टर ट्रम्प जो है दे हैव स्पोकन कि जो बोर्ड है उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर, जो सभी को डर था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि जब फाइनली इसको रोल आउट किया जाएगा कि क्या ये यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पे ओवर पार करने की कोशिश करेगा, तो यस वही स्टेटमेंट यहाँ पर आई है कि रिप्लेस करना है यूएन के फंक्शंस को और परहैप्स बनाना है एक ऐसी एंटायर बॉडी जो कि अब ऑब्सोलीट, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने बोला कि वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, एक्चुअली में कुछ काम नहीं कर पाती है, तो हमें एक पावरफुल बॉडी को कंडक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो अब यूनाइटेड नेशंस हैं वो इवन एज ही de-integrated the United Nations for doing what he said wasn't enough to calm some conflicts but something around the globe। तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि मैंने बहुत बार यूनाइटेड नेशंस को ये चीज़ के लिए वार्निंग दी है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज जियोपॉलिटिकली अलग तरीके से भी चल रहे हैं, बट यूनाइटेड नेशंस हैज फेल्ड टोटली टू गिव आउट सम काइंड ऑफ आउटपुट या किसी तरह का वो यहाँ पर अब आपको जस्टिस प्रोवाइड कर सके। तो इस वजह से हमें एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अब इंडिया की तरफ से यहाँ पर किसी तरह का कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, कि हम ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, बट जो अब स्टेट आप कह सकते हो मार्को रूबियो के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यूएस के मार्को रूबियो हैं, उन्होंने कहा है कि सम कंट्रीज लीडर्स हैव इंडिकेटेड दैट दे प्लान टू ज्वाइन बट दे स्टिल रिक्वायर द अप्रूवल फ्रॉम देयर पार्लियामेंट। सो बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, बट उनको पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत अभी पड़ेगी। देन ऑफिशियल्स कोर्सिंग अस टू सरेंडर द लैंड, ट्राइबल्स ने ये बात बोली। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट फिर से न्यूज के अंदर यहाँ पर है कि फॉरेस्ट लैंड्स, फॉरेस्ट राइट्स को लेकर, तो जो निकोबारीज हैं वो यहाँ पर 2004 की सुनामी से पहले ही रह रहे हैं, उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया था, जो सुनामी आई थी उसके बाद उनको यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दी गई थी, है ना, जो निकोबारीज लोग हैं यहाँ पर। बट उन्होंने बोला कि हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है, थोड़ा सा उनको फ्यूचर जनरेशंस का भी प्लान करना पड़ेगा कि यही लैंड है हमारे पास। तो काउंसिल मेंबर्स यहाँ पर हैं हमारे पास, है ना। आप बोलोगे कि जो ट्राइबल काउंसिल है एपेक्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, क्योंकि ट्राइबल काउंसिल जो है उनको एक्स्ट्रा पावर दी गई है ना, एक्स्ट्रा पावर इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो, है ना। तो यही से चीजें हैं कि निकोबारीज जो कम्युनिटी है वो चाहती है कि हमें रिकॉग्नाइज किया जा सके स्केड्यूल्ड ट्राइब, एंड जो पार्ट्स हैं हमारे एंसेस्ट्रल लैंड्स के ऑफिशियल्स के वो भी हमें वापस देने चाहिए। तो लैंड राइट्स को लेकर उन्होंने यहाँ पर बोला कि हमें इस एरिया के अंदर स्पेसिफिकली 92,000 करोड़ रुपीस का जो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो अप्रूवल उसको मिलने वाली है, बट वो रुक गया किस वजह से, एक तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर, दूसरी चीज कि अभी पूरे लैंड राइट्स की बात की जा रही थी वो यहाँ पर उनको नहीं दिए गए थे ट्राइबल्स को, है ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में। बट अब एनवायरमेंट जब मेजरली यहाँ पर अप्रूवल्स मिल चुकी हैं तो अब जो लैंड राइट्स है उनका मुद्दा आ चुका है। तो यहाँ पर जो ट्राइबल काउंसिल है इन द लिटिल एंड ग्रेटर निकोबार, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें बार बार धमकी दे रहा है। पहले तो उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, वहाँ पर उन्होंने हमें जबरदस्ती बोला कि आपको यहाँ से शिफ्ट होना ही पड़ेगा, बट जब हमने रिबेल किया, हमने ये बात मीडिया में निकलने से पहले ही उन्होंने दूसरी काउंसिल भी यहाँ पर बुला ली, दूसरी मीटिंग भी यहाँ पर एक तरह से बुला ली काउंसिल की, वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर साइन करना ही पड़ेगा कि ये जगह आपको बिलोंग करती ही नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज बोली कि हमें जो एरिया है यहाँ पर रिलोकेट करने के लिए बोला जा रहा है इन अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ कोस्ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला इट इज अ साइन ऑफ अ सरेंडर सर्टिफिकेट, वो हमसे बोल रहे थे कि आपको साइन करना ही पड़ेगा। तो ये अब यहाँ पर एज ऑफ जनवरी जो मीटिंग है, फ्यू ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर प्रेजेंट। तो अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति इसका पार्ट थी, ठीक है, तो उन्होंने भी इस चीज को लेकर यहाँ पर रिबेल किया है। तो मेजरली उन्होंने बोला है कि जो पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट जहां से उनको यहाँ पर डिस्प्लेस होने के लिए बोला जा रहा है दैट इज गालथिया बे, पेमाया बे एंड नंजपा बे, जो कि अब डाइवर्जन के लिए रिक्वायरमेंट होगी ऑफ द फॉरेस्ट लैंड जहां पे इंडिजिनस निकोबारीज लोग रह रहे हैं 2004 की सुनामी के बाद। तो इस पर भी अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको बस इन शॉर्ट ये बताना चाह रही हूँ। सिंदूर फॉर्मेशन बाय एयरफोर्स फाइटर जेट्स टू लीड रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट। तो यहाँ पे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स जो हैं सिंदूर का साइन एक बनाने वाले हैं। तो हर बार ऐसा होता है कि हमारे पास एयर शो जो है वो एक ही बार में होता है, इस बार ये 2 बार में होगा, मतलब 2 फेजेस में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। तो हाई प्रिसीजन ट्राई सर्विसेज मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान लास्ट मई में जो इंडिया ने मिशन या ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया था उसको दिखाया जाएगा। तो अब जो फॉर्मेशन है उसमें 2 रफाल जेट्स होंगे, 2 MiG-29 होंगे, 2 सुखोई MKIs होंगे, 1 जैगुआर एयरक्राफ्ट होगा। अब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं इन दिस ऑपरेशन दैट इज ऑपरेशन सिंदूर, इसका पार्ट होंगे जो कि फॉर्मेशन की जाएगी। तो इंडिया का डिसाइसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स है जो कि पहलगाम टेरर अटैक को एक करारा जवाब दिया गया था। अब जो फ्लाई पास्ट है वो 2 सेगमेंट्स में कंडक्ट कराई जाएगी, पहली मार्च पास्ट के टाइम पे एंड सेकंड आफ्टर द परेड। तो ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पर आप कह सकते हो कि ट्रिब्यूट देते हुए सिंदूर फॉर्मेशन, ध्वज प्रहार, गरुड़, अर्जन, वरुणा, वज्रंग, ये फॉर्मेशंस होंगी यहाँ पर। तो MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो भी फ्ला पेटल्स को यहाँ पर शावर करेंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी हुई थी, बट यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि सिंदूर, ध्वज प्रहार, गरुड़, अर्जन और वरुण, वज्रंग, ये तरह की क्या है एयरफोर्स की फॉर्मेशंस हैं। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है।
देन नेट एफडीआई नेगेटिव फॉर 4th मंथ इन अ रो नवंबर 2025। वैसे तो आपको जो न्यूज़ है मैं टाइम एंड अगेन आपको यही बता चुकी हूँ कि वही मेजर रीजंस हैं कि हमारे पास जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं इंडिया के अंदर, जितनी भी शेयर मार्केट्स हैं, है ना। अब वो एफडीआई जो है आप देखोगे कि वो उनके पास जो मेजरली रिस्पॉन्स उनको चाहिए था, जो प्रॉफिट उनको चाहिए था क्वार्टरली, वो भी नहीं मिल रहा था। प्लस जो अब हमारे पास शेयर के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थे, तो उनको इतना यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। इस वजह से जापान, वेनेजुएला, नॉट वेनेजुएला, जापान एंड इवन की आप कहोगे कि जो बाकी नेशंस है, वियतनाम की मैं बात कर रही हूँ, कि ऐसे नेशंस जो है उनको यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे थे। इसी वजह से अब क्या है कि सेम काइंड ऑफ जो सिचुएशन है एफडीआईज की वो देखने को मिल रही है। बट अब ये जो पहली इन्फॉर्मेशन थी वो कहीं और गवर्नमेंट साइट से मिली थी। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से, आरबीआई की जो मंथली बुलेटिन है उसके अकॉर्डिंगली हमें मिली है। आरबीआई के मंथली बुलेटिन ने हम मेजरली, मैं आपको बस यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे जो अब एफडीआईज के आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट्स है वो नेगेटिव रहे 4th कॉन्जिक्यूटिव मंथ नवंबर 2025 के अंदर। आउटफ्लोज जो है वो एक्सीड कर रहे हैं इनफ्लोज को बाय $446 मिलियन ऑफ दैट मंथ। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो उन्होंने ये बोला है कि यूएस की जो डील है अगर हमारी बेटर हो जाती है, हमारे ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो हट जाते हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर राहत हमें देखने को मिल सकती है। कि अब यूएस के साथ भी हमारी डील नहीं हुई है, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स परेशान भी है कि कुछ मेजर एक्शन जो है इंडिया के अगेंस्ट यूएस से ना ले लो और ज़्यादा, है ना, तो उनको नुकसान हो, इससे पहले वो खुद से यहाँ से निकल लिए। ठीक है, तो एक्सपोजर यूएस मार्केट में रिड्यूस ऑन टैरिफ्स। टेस ग्लोबल एक कंपनी है, ठीक है, उनका बस उसकी तरफ से ये आया है कि रिडक्शन करने के लिए टैरिफ का हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करना चाहिए। बट अदरवाइज अगर हम देखें कि यूएस की मार्केट नहीं तो हम किसी और मार्केट की तरफ यहाँ पर एक्सपोजर अपना बढ़ा सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे स्पैरिंगली वर्ड यूज किया, दैट इज कि यूरोप की मार्केट्स को क्यों ना हम एक्सप्लोर करें, कि अब यूएस के साथ तो हमारी डील की बात चल ही रही है कि व्हाट इफ टैरिफ्स एक्चुअली कम हो जाते हैं, वो तो सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन हो जाएगी। प्लस यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भी ड्यू है, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर कोई न्यूज़ उसके रिगार्डिंग भी आ जाए। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हमारा यूरोप के साथ हो जाता है तो हमारे लिए एक नई मार्केट खुलेगी, नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी, एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी एंड अकॉर्डिंगली अब हम डिफरेंट तरह के ट्रेड्स को कंडक्ट करा सकते हैं। तो टेस ग्लोबल बेसिकली है क्या, एरोस्ट्रक्चर पार्ट्स को बनाती है वो, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंजन, ठीक है, एरो इंजन को पहले बनाती थी, अब वो क्या कर रही है, एरोस्ट्रक्चर पार्ट्स को भी बनाना शुरू किया है उन्होंने, एंड उसी वजह से वो मेडिकल एक्सपोर्ट पार्ट्स के लिए भी हिस्सा है। ठीक है, तो अब इन्हीं के लिए अब वो भी चाहते हैं कि मार्केट को हम एक्सप्लोर करना शुरू करें डिफरेंट एरियाज के अंदर, ताकि वो भी अब एक्सपैंड कर सकें एज अ कंपनी। देन ट्रंप विड्रॉज टैरिफ्स आफ्टर नेटो एग्रीज टू ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क। तो क्या फाइनली यहाँ पर नेटो नेशंस जो है वो गिव अप कर चुके हैं? समवॉट ये चीज समझ में आती है कि ग्रीनलैंड को लेकर कल ट्रंप की स्टेटमेंट आती है कि मैं किसी तरह से मिलिट्री एक्शन नहीं लूंगा, बट यूएसए विल रिमेंबर, है ना, वील रिमेंबर दैट, बट हम किसी तरीके का एक्शन जैसे हमने वेनेजुएला के ऊपर लिया वो नहीं लेंगे। बट अब ये जो है ग्रीनलैंड का एक उन्होंने फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रपोज किया है, डिटेल्स उसके अभी तक यहाँ पर हमें नहीं मिले हैं, बट उन्होंने यही चीज बोली है कि नेटो नेशंस के साथ उनकी मीटिंग हुई है, खुद से तो वो नहीं गए थे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ही भेजे थे, तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि मीटिंग सक्सेसफुल रही है एंड ग्रीनलैंड के साथ साथ जो भी आर्कटिक रीजन का जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर भी नेटो की अप्रूवल आने वाले टाइम पे चांसेस हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द नेटो नेशंस दे डू नॉट वांट कि उनके ऊपर टैरिफ्स यहाँ पर लगे। ठीक है, तो जैसे कल यूएसए ने बोला था कि यूएस के होने से ही नेटो की प्रेजेंस है, कि यूएसए ने अगर नेटो से विड्रॉ कर लिया कि इट विल बी अ बिगर सेटबैक टू द नेटो नेशंस एंड फाइनली नेटो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल चीज है, उसके ऊपर यहाँ पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। तो अब यहाँ पर जो रेट है आप कह सकते हो कि मिस्टर ट्रंप हैज सेड कि ही वुड नॉट बी इम्पोजिंग टैरिफ्स सेट टू बिगिन February 1 बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड। ठीक है, जो अब टैरिफ्स है बेसिकली 6 फरवरी से एप्लीकेबल होने थे, तो उन्होंने बोला कि 1 फरवरी से हम एप्लीकेबल करने वाले थे, बट 6 फरवरी के आसपास ये टोटली एप्लीकेबल होने वाले थे ऑन ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो 1 फरवरी से एप्लीकेबल होने वाले थे, तो इनिशियल फेज से ही हम उसको अब रूल आउट करते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक प्रोडक्टिव मीटिंग उन्होंने बोली कि हुई है दावोस के अंदर, यानी कि स्पेसिफिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ही ये जो मीटिंग है वो कंडक्ट की गई है, और उन्होंने यही चीज़ बोली कि एग्रीमेंट जो है वो हो चुका है। प्लस अभी यूरोपियन यूनियन को भी यहाँ पर मुद्दा जो है वो थोड़ा सा है ही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो 2025 का, उसके अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पर साथ में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी को तो चलाना ही है, ग्लोबलाइजेशन का एरा जैसे मैं आपको बोलती हूँ। प्लस अब ट्रंप ने यही बोला कि जो गोल्डन डोम है, ठीक है, वो इसकी वजह से ग्रीनलैंड को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी, एंड ईजिली यहाँ पर प्रोटेक्शन के तौर पर बोले हैं कि डिफरेंट नेशंस इंक्लूडिंग यूएसए ऑल्सो, एंड जो यूएस की विसिनिटी में नेशंस आते हैं गोल्डन डोम की वजह से वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, एंड यूएसए ही अभी ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम रशिया एंड चाइना, क्योंकि उनके जो इरादे हैं वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो अभी है उन्होंने यहाँ पर बात बोली। देन इंडिया यूरोपियन यूनियन टू इंक न्यू पैक्ट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो अब वही है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हो चुका है ऑलमोस्ट। तो सिक्योरिटी को लेकर भी अब यहाँ पर दोनों नेशंस एक दूसरे के साथ काम करें, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, नेशंस भी क्या ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज यूरोपियन यूनियन और इवन के इंडिया, नॉलेज ट्रांसफर यहाँ पर हो के बेटर रिलेशन हो सके। अब आप कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आप
जो R&D है वो बेटर है, तो उनकी जो अब नए नए रिसोर्सेज हैं वो इंडिया के अंदर आए, तो अब उससे क्या होगा, इंडिया के अंदर जॉब की क्रिएशन भी होगी, यूरोपियन यूनियन जो पैसा वो भी कमा सकता है, इंडिया की डेवलपमेंट होगी, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट यहाँ पर देखा जा रहा है। एंड इसको कैलकुलेटिव आप डिसीजन कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो डील है आपस में इस टाइम पे होना। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी फ्रेमवर्क फैसिलिटेट करने के लिए मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो, सीजनल वर्कर्स ऑल्सो, रिसर्चर्स एंड हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। ये स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या रहेगा, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का की पॉइंट रहेगा। एंड यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो अभी भी बाकी है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये भी फाइनलाइज हो जाएगा। देन यूरोप हैज टू एक्ट नाउ टू एंश्योर सिक्योरिटी। ज़ेलेंस्की ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यहाँ पर लताड़ा है यूरोपियन यूनियन को कि आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, कि रशिया के अगेंस्ट तो आप पहले बहुत इतना ज़्यादा बोल रहे थे, है ना, कि आपने सैंक्शंस भी लगा दी, सब कुछ कर दिया, बट जब से पीस प्लान अनाउंस हुआ है उसके बाद से आप इसका पार्टी नहीं बनना चाह रहे हो, है ना, कि कोई भी यहाँ पर नेगोशिएशन नहीं कर रहे हो, कि आप बीच में छोड़ के जा रहे हो हमें, कि हमारा तो काम खत्म करो ना एक बार, कि हम रशिया के आगे सरेंडर नहीं करना चाहते, कि रशिया को आंख दिखाने का टाइम है इस टाइम पे, कि अभी रशिया इतना ज़्यादा वीक पड़ चुका है अकॉर्डिंग टू ज़ेलेंस्की, है ना। तो अब बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं, अब गाजा के पीस प्लान को लेकर एंड ग्रीनलैंड को लेकर यूएस इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उन्होंने बोला वही एग्रेसिवनेस के साथ प्लीज़ ये सीज फायर को डिक्लेयर कराइए एंड यूरोपियन यूनियन को अभी एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको भी रशिया जो है यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से अटैक कर सकता है। तो अब यूएसए का यहाँ पर अलाय बन के रहिए, ना कि अभी यहाँ पर वीक या आप कह सकते हो कि डिप्लोमेटिकली चलिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यूक्रेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट अलाय बनना चाहता है ऑफ द यूएस ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे अटकी हुई है कि यूक्रेन अपनी टेरिटरी को सीड नहीं करना चाहता, पहली चीज़ टू रशिया। दूसरी चीज़ ये है वो ये नहीं चाहते हैं या इन रिटर्न वो चाहते हैं यूएसए से ये काइंड ऑफ एग्रीमेंट जिसमें यूक्रेन को वो मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, है ना, जो अभी उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो ये मेजर यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। देन फ्रेंच नेवी इंटरसेप्ट्स ऑयल टैंकर लिंक टू रशिया। तो अब ग्रिंच नाम की शिप है, डिफरेंट कंट्री के फ्लैग के थ्रू ये निकली थी रशिया के कोस्ट से, ठीक है, तो उसको इजीली इंटरसेप्ट कर लिया गया यहाँ पर यूरोप के अंदर ही, तो फ्रेंच नेवी ने इसको इंटरसेप्ट कर लिया है, तो क्रूड ऑयल ही लेकर जा रही थी। तो अब इस वजह से अब सैंक्शंस तो लगे ही हुए हैं, तो शैडो फ्लीट के थ्रू रशिया ऑपरेट करती है एंड शैडो फ्लीट जो है वो एक तरह से मेजरली ऑपरेशंस के लिए एंड इलीगली ऑयल को यहाँ पर सप्लाई करने के लिए टू डिफरेंट नेशंस बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुकी है। तो अब रशिया के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड यूरोपियन यूनियन के अंदर पॉसिबल नहीं है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूएसए की टेरिटरी के आसपास भी पॉसिबल नहीं है ना। तो अब इसी तरीके से रशिया जो है वो ऑपरेट करता है, क्योंकि रशिया के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम अगर हम देखें तो वो क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट ही है। रशिया के पास अबंडेंस में क्रूड ऑयल है, मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑयल के थ्रू ही मेजॉरिटी में पैसा कमाते हैं। तो एक तरह से वीकनिंग पोजीशन पे यहाँ पे थोड़ा सा रशिया आता हुआ नजर आता है। देन यूपीएससी 2026-2027 के बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर एक बार कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज www.sleepyclasses.com। यहाँ पर हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर हमारे जो स्टेट पीसीएस के बैचेस हैं, तो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस एंड पंजाब पीसीएस का जो मेंस है उसका बैच अभी ऑनगोइंग है। तो अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू एनरोल, सेम ही वेबसाइट है, सेम ही टोल फ्री नंबर है, सेम ही ईमेल आईडी है, तो वहां पर जाकर आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होता है आपका तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। न्यूज़ से रिलेटेड कोई वैसे भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो अब उसी डाउट को हम इजीली टेकअप कर लेंगे। एंड कोई और न्यूज़ से रिलेटेड भी डाउट हो तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।